हेलो क्लास 9th के चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सभी अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी काफी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ 40 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के। ठीक है, और आप लोग को बताना है कि आखिर में आप लोगों को कितना नंबर आया है ना, कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। आखिर फ्रांसीसी क्रांति कब हुई बताइए। इतना आसान सा सवाल पूछा जाएगा आप लोगों का। ठीक है, बार बार पूछा जाता है कब हुई थी। ठीक है, 14 जुलाई 1789 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। कुछ कुछ सवाल होंगे जिसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे कि ये सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइद क्या है, क्या है टाइद, ये भी कई बार पूछा गया सवाल है। बताइए क्या है टाइद। क्या वो प्रत्यक्ष कर है, क्या वो अप्रत्यक्ष कर है, क्या वो धार्मिक कर है, क्या वो कृषि कर है। क्या है वो, एक धार्मिक कर है। चर्च द्वारा लगाया जाता था ना टाइद, तो टाइद क्या है, एक धार्मिक कर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बताइए समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, समाजवादी आप लोगों को बताया गया था, जो समाजवादी विचारधारा है, ठीक है, उससे मिल उस जब भी वो मतलब समाजवादी विचारधारा आएगा नाम है ना, तो उसके साथ ना एक नाम आता है। कौन सा नाम आता है वो, रॉबर्ट ओवेन है ना, कार्ल मार्क्स, लुई ब्लांक या फिर फ्रेडरिक एंगेल्स। ठीक है, तो कौन है वो, कार्ल मार्क्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, कार्ल मार्क्स। ठीक, समाजवाद के विचारधारा का एक तरीके से क्या थे, प्रवर्तक थे, यानी एक तरीके से ना बहुत ज्यादा समर्थक थे समाजवाद के विचारधारा। समाजवाद होता है क्या है, यानी समाज में सभी लोग क्या है, बराबर का अधिकार हो। धन ऐसा ना हो कि किसी कुछ खास लोगों के पास है, बहुत अमीर अमीर लोगों के पास, ऐसा ना है ना। धन का बराबरी से सभी तक बंटवारा होना चाहिए। एक तरीके से समाजवाद कुछ इस तरीके का होता है ना। अब यहाँ देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था बताइए। क्या वो 1939 से 1945 तक हुआ था, 1918 से 1939, ठीक है, 1914 से 1918 या फिर 1940 से 1945। ठीक है, तो कब से कब तक, यहाँ पर देखिए प्रथम विश्व युद्ध की बात नहीं हो रही, यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में तो भाई 1914 से 1918 लिखेंगे ना, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में कब था, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा ये है ना भाई, 1939 से 1945 के बीच चलता है। कब द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। अच्छा, ये किसके किसके बीच हुआ था, कई बार क्वेश्चन ये भी आता है ना, किसके 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 बीच होता है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है ना मित्र राष्ट्र, ठीक है, मित्र राष्ट्र और वर्सेज है ना धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था। ठीक है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र इसके बीच में हुआ था। राइट, पूछा जा सकता है, बताइए जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो मित्र राष्ट्र और किसके बीच हुआ था, तो और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा था, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा था, तो बोलेंगे ब्रिटेन था, है ना, ब्रिटेन था। ठीक है, फ्रांस था, ठीक है, फ्रांस। उसके अलावा कौन था, रूस था। ठीक है, उसके अलावा अमेरिका भी था, जिसको हम लोग यूएसए भी बोलते हैं। ठीक है, धुरी राष्ट्र में कौन कौन था, तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन था, जर्मनी था, है ना, जर्मनी, हिटलर को तो भूलना ही नहीं है ना, वही जर्मनी था। ठीक है, उसके अलावा क्या, इटली था, जापान था, है ना, जापान। चलिए, तो ये सब, ये तो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, तो ये प्रमुख देश थे इसके अंदर, और इन दोनों के बीच क्या हुआ था, लड़ रहे थे। तो आप बोलेंगे कि कुछ ही देश तो आपस में लड़ रहे हैं, इसको विश्व युद्ध क्यों बोला जाता है, क्योंकि ना इसका इंपैक्ट बाकी दुनिया में भी देखने को मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए बताइए स्पिलर कहाँ लगाया जाता है। स्पिलर से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना। कहाँ लगाया जाता है, रेल के डिब्बों में लगाया जाता है, रेल के इंजन में लगाया जाता है, रेल के पटरी पर लगाया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कहाँ लगाया जाता है, रेल के पटरी पर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल करेक्ट होगा ना। स्पिलर क्या होता है ना, इससे रेल का जो पटरी होता है, ठीक है, ये रेल का पटरी है। ठीक, तो यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है, लकड़ी का पटरा जैसा कुछ लगाया जाता है। ठीक है, तो इसी को स्पिलर बोला जा रहा है। ठीक है, स्पिलर। ठीक है, तो ये कहाँ, ट्रेन के पटरियों में लगाया जाता है, और ये लकड़ी का होता है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि सीमेंट वगैरह का भी ये लगाया जा रहा है ना, सीमेंट वगैरह ये इसलिए लगाया जाता है ताकि ये जो पटरी जो है दिया हुआ है ना, ये हिले नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बताइए जम्मू कश्मीर के चारवाहा को क्या कहा जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो चारवाहा है उसको क्या कहा जाएगा, गुर्जर, बकरवाला, ठीक है, गद्दी, मजदूर या फिर मोटिया, क्या कहा जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, गुर्जर बकरवाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 में, बताइए कैप्टन स्विंग कौन था। कैप्टन स्विंग कौन था आखिर, क्या वो किसान था, क्या वो श्रमिक था, क्या वो काल्पनिक नाम था, या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन था, तो ये काल्पनिक नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, काल्पनिक नाम था। ठीक है, कैप्टन स्विंग। दरअसल क्या था ना, जो किसान 1830 के आसपास क्या हुआ था, ठीक है, 1830 के आसपास ना जो किसान थे, किसान और जमींदार, जो जमींदार थे ना वो मशीनों का इस्तेमाल करने लगे थे, है ना, जिसके पास जमीनें हैं मशीन का इस्तेमाल। अब जो गरीब किसान है, मजदूर है, फिर उसको काम से निकाल दिया गया था, तो बेरोजगार हो गए।
तो उन लोगों ने क्या किया, उनके मशीनों को तोड़ना स्टार्ट किया। किसके? जमींदारों के, जो अमीर लोग थे जो मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे, उसका मशीन तोड़ देते थे, उसके खेतों को जला देते थे, ठीक है। इस तरीके का काम करना स्टार्ट किया और धमकियां देना स्टार्ट किया, ठीक है। कौन? मजदूर जो गरीब किसान थे वो सब, किसको? जमींदारों को। और धमकी के लिए पत्र लिखते थे, चिट्ठी, ठीक है। इस तरीके से चिट्ठी लिखते थे और नीचे लिख देते थे इसका नाम, ठीक है, ये कैप्टन स्विंग का नाम लिख देते थे कि वो कैप्टन स्विंग बोल रहा है, ये काम वो जो जलाया है ना, मशीनों को तोड़ा, कौन किया है? कैप्टन स्विंग तोड़ा है, ठीक है। अगर आप लोग मशीन का इस्तेमाल बंद नहीं करोगे तो ये काम होता रहेगा। इस तरीके से धमकी वाला पत्र लिखता था इसके नाम से, कैप्टन स्विंग के नाम से। ऐसा कोई इंसान था नहीं, ये काल्पनिक नाम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया? बताइए, किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया? जर्मनी, फ्रांस, इटली या इंग्लैंड? किसने किया? इंग्लैंड ने किया ना, पहले आविष्कार इसने किया, ठीक है। लेकिन अभी दबदबा किसका है? तो भारत का है ना, क्रिकेट में दबदबा भी भारत का है। चलिए अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, आप लोगों ने देखा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे देखिए, लोगों की पहचान किससे होती है? भाषा से होती है, संस्कृति से होती है, पोशाक से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऐसे तो पहचान तो भाषा, पोशाक वगैरह से भी होता है, लेकिन है ना जनरली देखने को मिलता है कि जो कल्चर होता है, जो संस्कृति होता है ना, सॉरी, जो संस्कृति होता है, इसको कल्चर बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, इससे अक्सर लोगों को पहचाना जाता है, एक तरीके से पहचान देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बताइए, हिटलर कौन था? आखिर हिटलर कौन था? क्या वो इटली का तानाशाह था? क्या वो जापान का तानाशाह था, या जर्मनी का तानाशाह था, या ब्रिटेन का तानाशाह था? तो जर्मनी का तानाशाह था, है ना, नाजी जर्मनी, नाजी मतलब जर्मनी का तानाशाह था। कौन? हिटलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बताइए, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? ये कितना बार पूछा गया सवाल है ना, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार आप लोगों को बताया गया, किस राज्य से नहीं गुजरती? बताइए, आप लोग को उत्तर करना है, किस राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ या त्रिपुरा से? इसका उत्तर ना आप लोग दीजिए, क्योंकि एक बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका ना, मित्र पर गमछा झारी, इस तरह का भी आप लोगों को ट्रिक भी बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि पता चले कि हाँ सब बच्चे सभी वीडियोस देखते हैं, है ना, ऐसा ना हो कि 2 ही 3 वीडियोस देखते हैं। चलिए सभी वीडियो को देखना है, और तभी क्या होगा, अभी धीरे धीरे क्या होगा, सभी क्वेश्चन क्लियर होता चला जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा, क्लियर होता चला जाता है। यहाँ पे देखिए, 3 और से समुद्र से घिरा स्थलीय भाग क्या कहलाता है? ये भी बताया गया, 3 तरफ से घिरा हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? तट बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे, या फिर द्वीप बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? 3 ओर से घिरा हुआ है समुद्र से, ठीक है। जैसे कि भारत बात करें, जैसे कि गुजरात है, ठीक है, इस तरीके का भारत है, ठीक है। अब यहाँ पे श्रीलंका है, आप सभी को पता है ना, यहाँ पे श्रीलंका बना देते हैं, ये रहा श्रीलंका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो हिस्सा है भारत का, है ना, इधर क्या है? समुद्र है, इधर समुद्र है, इधर समुद्र है ना, इधर समुद्र है, इधर भी समुद्र है। तो ये इधर से भी, इधर से भी, इधर भी, 3 तरफ से क्या है? घिरा हुआ, समुद्र से घिरा हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे प्रायद्वीप बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर खा यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, यह बताया गया था आप लोग को, इसको हम लोग प्रायद्वीप बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका भी, हम लोग भारत का मानचित्र बनाते साथ में श्रीलंका भी बना देते हैं बहुत सारे लोग, है ना। तो श्रीलंका ये अलग देश है, तो श्रीलंका क्या, यहाँ पे देखिए, इसके चारों तरफ से पानी है, चारों तरफ से समुद्र है, तो श्रीलंका को क्या बोलेंगे? श्रीलंका को बोलेंगे द्वीप, है ना, ऑप्शन नंबर सी, द्वीप बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्या? 3 ओर से घिरा हुआ, तो उसको हम लोग प्रायद्वीप बोलेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बताइए, वृक्ष की शाखाओं जैसे, ठीक है, वृक्ष की शाखाओं जैसे जल निकास प्रतिरूप क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या वो आर्य कहलाता है, केंद्राभिमुख कहलाता है, या फिर दुमाकृति कहलाता है, या फिर जाली नुमा कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाता है? ध्यान पर देखिए, वृक्ष की शाखाओं को, तो वृक्ष आप लोग पेड़ देखे ना, पेड़ का शाखा जो होता है अलग अलग तरीके का ना, जैसे कि इस तरीके का होता है, राइट, अलग अलग शाखाएं होती है ना, इस तरीके का, राइट। तो ये क्या कहलाता है? ये है ना, वृक्ष की शाखाओं जैसे जल निकास प्रतिरूप क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, है ना, दुमाकृतिक, ठीक है, दुमाकृतिक। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है? मुख्य नदी है, ये मेन नदी है हमारा, ठीक है, और ये सब क्या सहायक नदियां एक तरीके से, ठीक है। तो ये सब दिखने में ऐसा लगता है कि वृक्ष की शाखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बताइए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा आखिर कहाँ होती है? सिलचर में, चेरापूंजी में, मानसरोवर में, या फिर गुवाहाटी में? कहाँ होती है? बहुत ही आसान सवाल, मानसरोवर में होती है। मानसरोवर कहाँ पर है? बताया गया था आप लोग को, है ना, मानसरोवर कहाँ पे है? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, रबड़ किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है? रबड़ किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है? ठीक है, टुंड्रा से है, हिमालयी, ठीक है, मैंग्रोव, या फिर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन?
तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, यहाँ पे तापमान बहुत ही ज्यादा चाहिए होता है इस वन को, और 200 सेंटीमीटर से ज्यादा क्या चाहिए होता है, वर्षा चाहिए होता है ना। आप लोगों को पता होगा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा चाहिए होता है, हम लोग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो रबड़ वहीं पे, रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, तो रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए, प्रवास से परिवर्तन कहाँ होता है, प्रवास से परिवर्तन कहाँ होता है, प्रवास यानी कि लोग है ना एक जगह से दूसरा जगह प्रवास करते हैं, तो परिवर्तन जनसंख्या में परिवर्तन कहाँ पे होगा, प्रस्थान क्षेत्र में होगा, आगमन क्षेत्र में होगा, या फिर दोनों क्षेत्र में, या फिर इनमें से कौन, ये भी आप लोग को बताया गया था, दोनों क्षेत्र में होगा। ठीक है, ठीक है, जहां से लोग जा रहे हैं और जहां पे लोग है ना, जहां से लोग जा रहे हैं जहां पर लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों जगह में जनसंख्या परिवर्तन होगा ना, जहां से लोग जा रहे हैं, ठीक है, जहां से लोग जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं, प्रस्थान क्षेत्र है ना, उसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से प्रस्थान क्षेत्र बोलेंगे, और वहां पे जनसंख्या कम होगी क्योंकि वहां से लोग जा रहे हैं, और जहां पे लोग जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे जनसंख्या बढ़ेगी, तो दोनों जगह क्या होता है, परिवर्तन होता है, ये भी आप लोग को बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, बताइए भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, ये भी कितना बार पूछा गया सवाल है ना, बताइए कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट ना, 77 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ईस्ट यानी कि पूर्व, ठीक है ना, और 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट, तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही उत्तर होगा। कई बार ये पूछा गया आप लोगों का ना, तो ऑप्शन नंबर जो का है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताइए भारत म्यांमार सीमा के पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है, क्या नाम है उसका, हिमालय नाम है, पूर्वांचल नाम है, उत्तराखंड नाम है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पूर्वांचल, ऑप्शन नंबर खा, ऑप्शन नंबर खा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वूलर झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, वूलर झील किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, या फिर जम्मू कश्मीर में है, तो इसका ऑप्शन नंबर घ यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और जो झील एक और झील यहाँ पर देखने को मिलता है ना, डल झील है ना, तो ये भी कहां पर है, तो ये भी यहीं पर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, बताइए ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में चलने वाली पवन को क्या क्या कहलाती है, पवन जो क्या कहलाती है, वो क्या वो काल बैसाखी कहलाती है, व्यापारिक पवन है, या फिर लू, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहेंगे, ऐसे बोलते हैं ना गर्मियों के दिन में है ना, बाहर मतलब कि लू लग जाए तो वही लू बोलेंगे, ऑप्शन नंबर जो गा है बिल्कुल सही उत्तर होगा लू। ठीक है, ये भी आप लोगों को पहले पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वयस्क मताधिकार, ठीक है, सबसे पहले वयस्क मताधिकार किस देश ने दिया, किस देश ने दिया, रूस ने दिया, न्यूजीलैंड ने दिया, ब्रिटेन ने दिया, या फिर अमेरिका ने दिया। ठीक है, तो किसने दिया, न्यूजीलैंड ने दिया था सबसे पहले। वयस्क मताधिकार क्या होता है, जो वयस्क लोगों को वोट करने का, मत करने का अधिकार देता है। ठीक है, वयस्क लोग कहने का मतलब है जो 18 से प्लस, ठीक है, 18 प्लस साल के जो लोग है उसको वयस्क लोग बोलेंगे, और भारत में भी क्या 18 से ज्यादा साल हो जाता तभी वोट देने का अधिकार मिलता है, तो उसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार, और ये सबसे पहले कहां पर दिया गया था, न्यूजीलैंड में सबसे पहले देखने को मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते बताइए, आंग सान सू किस देश से संबंधित है ना, आंग सान सू किस देश से संबंधित है, म्यांमार से, घाना से, पोलैंड से, या फिर न्यूजीलैंड से, तो ये म्यांमार से संबंधित है। ठीक है, ये ऐसा पढ़ने से तो कुछ और लग रहा है, लेकिन ये एक व्यक्ति का नाम है, एक नेता का नाम है। ठीक है, आंग सान सू एक नेता का नाम है, ये ना म्यांमार में लोकतंत्र व्यवस्था लाना चाहता है, उसके लिए लाना चाहता था और उसके लिए संघर्ष करते थे। ठीक है, तो ये कहाँ पे, म्यांमार से। अब म्यांमार में अभी क्या, वहाँ पे सेना का शासन है, ठीक है, वहाँ पे लोकतंत्र अभी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ है लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कई बार लोग नहीं पढ़ते हैं ना, तो इस पर नहीं पर फोकस करना। ठीक है, तो कौन सा सत्य नहीं है, ठीक, कौन सा कथन सत्य नहीं है लोकतंत्र के संदर्भ में। ठीक है, जवाबदेह बनता है। अब लोकतंत्र में क्या होता है, जनता सरकार के चुनाव करती है, तो जवाबदेह होती है ना जनता के प्रति, है ना, उसके मतलब क्या, बेहतर निर्णय की संभावना बढ़ता है। ठीक है, लोकतंत्र में क्या है, निर्णय भी अच्छे तरीके से लिया जा सकता है। ठीक है, सम्मान बढ़ाता है, ठीक है, लोगों को सम्मान भी बढ़ाता है, इसके अंदर मतभेद बढ़ाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर घ, मतभेद बढ़ाता है। ठीक है, मतभेद थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, लेकिन ये मतभेद नहीं बढ़ाता है। चलिए, लोकतंत्र मतभेद नहीं बढ़ाता। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, यहाँ पे देखिए संविधान के, ठीक है, संविधान के मूल मूल्यों को व्यक्त करने वाला भाग क्या कहलाता है, अनुच्छेद, प्रस्तावना, प्रारूप, या फिर दर्शन, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग प्रस्तावना बोले, है ना, प्रियम्बल बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही उत्तर होगा, है ना। इसको संविधान का आत्मा भी एक तरीके से बोला जाता है ना, संविधान का आत्मा पूछा जाएगा, संविधान का आत्मा किसे बोला जाता है, तो भी क्या बोलेंगे हम लोग, प्रस्तावना को बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, भारत का संविधान कब बना,
भारत का संविधान कब बना था, ठीक है, कब लागू हुआ था ये नहीं पूछा गया, कब बना, 26 जनवरी 1949 को बना, 26 जनवरी 1950 को बना, 26 नवंबर 1949 को बना, या फिर 26 नवंबर 1950 को बना। तो इसका उत्तर गा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, 26 नवंबर 1949, ठीक है। और कब लागू हुआ था, बना तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को होता है। और 26 जनवरी को ही दिन हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। और 26 नवंबर को मनाते हैं हम लोग संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर को ही हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति नहीं है, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए अलग है और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग है, ठीक है। तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, क्या वो 79 है, 25 है, 41 है या फिर 40 है, ठीक है। तो अभी के समय में तो 47 है, ठीक है, अभी के समय में 47 है, लेकिन चूंकि पुराना क्वेश्चन है, आप लोगों को अगर 47 देखने को ना मिले तो आप लोग है ना 41 टिक कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछ देगा अनुसूचित जाति का, ठीक है, तो अभी 84 है, ठीक है, 84 है, लेकिन पहले क्या था, पहले यही 79 था, ठीक है, 79। तो आप अगर ये 84 दिख जाए, अगर अनुसूचित जाति का पूछ दे और वहां पे 84 दिख जाए तो वही टिक करना है, लेकिन यहाँ नहीं दिखे तो ये आप लोग को टिक कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। उम्मीद करता है आप लोगों को ज्यादातर क्वेश्चन सही हो रहा होगा, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा में जो बताया जा रहा है उसको भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। भारतीय संसद का अंग नहीं है, भारतीय संसद का अंग कौन सा नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति है, राज्यसभा, लोकसभा या फिर सर्वोच्च न्यायालय। ये तो क्लास 8 वाला भी, क्लास 8 में भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, क्लास 8 वाला कई सारा क्वेश्चन क्लास 9 में भी पूछ देता है ना। यहाँ पे देखिए कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं, तो भारतीय संसद का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तो अंग है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा अंग नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, ठीक है। आप लोग देखोगे कानून कैसे बनता है, लोकसभा में पास होता है, पहले पेश होता है कानून यहाँ पे, फिर पास होता है, फिर कहाँ जाता है, राज्यसभा जाता है, फिर यहाँ पे पास हो जाता है, फिर जाता है राष्ट्रपति के पास, और जैसे राष्ट्रपति साइन करता है कानून बन जाता है, ठीक है। तो इस भारतीय संसद का ये तीनों भाग है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के, ठीक है, भारतीय नागरिकों के अधिकारों का रक्षक कौन है, कौन करता है, हमारे जो अधिकार जितने भी, जैसे कि मौलिक अधिकार दिए गए, उसका रक्षा आखिर कौन करता है, क्या कार्यपालिका करता है, विधायिका करता है, न्यायपालिका करता है या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ करता है, कौन करेगा, तो न्यायपालिका करेगा ना, जुडिशरी करेगा। ऑप्शन नंबर सी मतलब ग बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, न्यायपालिका। अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम लोग न्यायपालिका जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य कौन सा नहीं है, सम्मान जारी करना, ठीक है, दस्तावेज जांचना, सजा देना या फिर जांच दल, ठीक है। तो सजा देना, सजा देने का काम किसका, अदालत का है, तो मानवाधिकार का तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही होगा। सजा देने का काम मानवाधिकार आयोग का नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पहले पूछा गया था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है, कौन सी बुराई गैर कानूनी घोषित नहीं है, ठीक है, कौन सी एक बुराई तो है लेकिन गैर कानूनी घोषित नहीं है ना, हालांकि वो बुराई तो नहीं है ना, यहाँ पे बुराई लिख दिया है क्वेश्चन में, लेकिन एक तरीके से वो बुराई नहीं, तो कौन सा इसमें से एक तरीके से ये लिखना चाहिए, कौन सा काम इनमें से क्या गैर कानूनी घोषित नहीं है, क्या वो अवैध व्यापार है, क्या वो बेगार है, क्या वो बाल मजदूरी है या फिर अंतरजातीय विवाह, ठीक है। तो अंतरजातीय विवाह को बुराई तो नहीं है ना, और ये गैर कानूनी भी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऐसा लिख देता है, लेकिन आप लोग को दिमाग लगाना कि भाई ये गैर कानूनी नहीं है। अंतरजातीय विवाह अगर एक अलग अलग जाति के लोग हैं अगर वो शादी करते हैं तो वो गैर कानूनी नहीं है, ठीक है, कानून उसको समर्थन तो करता है, ठीक है। और बाकी सब क्या गैर कानूनी, अवैध व्यापार हो, बेगार हो, बेगार यानी जबरदस्ती किसी से काम करवाना एक तरीके से बेगार कहलाता है, ठीक है, और बाल मजदूरी सब क्या है गैर कानूनी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए पालमपुर में मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या है, पालमपुर से क्वेश्चन आप लोग को अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। पालमपुर में आखिर जो सिंचाई का स्रोत क्या है, कुआं है, तालाब है, नहर है या फिर नलकूप है, तो ऑप्शन नंबर घ नलकूप है, ठीक है, नलकूप बिल्कुल सही उत्तर होगा। जब वहां पे बिजली आती है, विद्युत का व्यवस्था होता है, तब वहां पे सभी लोग नलकूपों से ही क्या करते हैं, एक तरीके से सिंचाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति क्या है, क्या कृषि विकास, कई बार पूछा गया हरित क्रांति से सवाल, कृषि विकास है, ठीक है, दुग्ध वृद्धि है, ठीक है, औद्योगिक विकास है या फिर इनमें से सभी, ठीक है। दुग्ध वृद्धि को एक तरीके से श्वेत क्रांति भी बोलते हैं। तो ये हरित क्रांति क्या है, तो कृषि विकास है, ठीक है। आपको पता है चावल और गेहूं के उत्पादन में काफी ज्यादा वृद्धि हुआ था। HYV एक क्या था, उन्नत किस्म का बीज था, इसका इस्तेमाल किया गया था। 1960 के दशक से स्टार्ट होता है क्या
हरित क्रांति स्टार्ट होता है, ये सब बताया गया था आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। पालमपुर में कितने प्रतिशत, ठीक है, पालमपुर में कितने प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर है? पालमपुर से फिर से एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, कितने प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर है? 26, 40, 75 या फिर 90? तो 75%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही होगा। वहां पे आधे से ज्यादा आबादी जो क्या है वो कृषि पर ही क्या निर्भर है एक तरीके से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य होते हैं? ठीक है, जीविका चलाने के लिए यानी जिंदगी एक तरीके से चलाने के लिए, है ना, कहां चला गया, हाँ ये रहा। जीविका चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य होते हैं? क्या वो 2 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, 11 या फिर 20 प्रकार के? तो जीविका चलाने के लिए मोटा मोटी है ना 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। एक तो आर्थिक क्रिया होती है ना, आर्थिक क्रिया, ठीक है, और एक होता है गैर आर्थिक क्रिया, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। अब आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया में क्या अंतर है ना। आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया में क्या है? आर्थिक क्रिया में ना पैसे मिलेंगे आपको, कोई भी काम करेंगे तो उसके बदले आपको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, क्या कहलाएगा, आर्थिक क्रिया कहलाएगा। लेकिन गैर आर्थिक क्रिया में पैसे नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे आप अपने घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे, ठीक है, तो वो भी क्रिया तो है, लेकिन उसके बदले आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आप बाहर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे तो उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 2 प्रकार के होते हैं और दोनों होना जरूरी है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35। देश की श्रम शक्ति की आयु, है ना, देश की जो श्रम शक्ति की आयु सीमा क्या है? कितने श्रम शक्ति यानी कि कितने लोग काम करते हैं, मतलब किस उम्र से काम करना स्टार्ट होता है, कब तक लोग अक्सर काम करते हैं, ठीक है। 15 से 80, 15 से 75, 15 से 59, 15 से 40। तो ऑप्शन नंबर ग, ये भी पूछा गया सवाल है ना, 15 से 59, ये क्या, इसको श्रम शक्ति बोलते हैं, है ना। इसको ना हम लोग लेबर फोर्स भी एक तरीके से बोलते हैं। 15 साल से लेकर के 59, उसके बाद 60 साल में तो लोग रिटायर ही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ग क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या? ये 10th में भी देखने को मिलता है, मनरेगा से रिलेटेड चीजें पढ़नी होती है ना। बहुत सारे सवाल जो है ना आप लोग को जो 9th में ना 10th में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ये फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप लोग को 10th में भी देखने को मिलेगा। उससे रिलेटेड चीजें याद रखिएगा, मनरेगा से रिलेटेड चीजें भी आप लोग को 10th में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मनरेगा का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, प्रधान ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है, या फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पे 2005 तो लिख भी दिया है क्योंकि 2005 में ये क्या होता, पारित हुआ था, का नाम पूरा क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अच्छा, इसमें गारंटी क्यों लिखा गया पता है? क्योंकि ये आपको गारंटी देता है, ये ग्रामीण इलाकों, यहाँ पे ग्रामीण भी लिखा हुआ है यानी गांव के लिए है ये स्कीम, है ना, और गारंटी देता है, 100 दिनों को रोजगार की गारंटी देता है, ठीक है, 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है, इसलिए इसका नाम में गारंटी का शब्द का इस्तेमाल किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? ये भी 10th में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ पे? प्रति व्यक्ति आय जितना ज्यादा होगा वो इलाका उतना ज्यादा विकसित होगा, और प्रति व्यक्ति आय जितना कम होगा वो इलाका उतना ज्यादा गरीब और अविकसित होगा एक तरीके से, है ना। तो कहाँ पे सबसे कम है एक तरीके से प्रति व्यक्ति आय, है ना? तो कहाँ पे है? गोवा में है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या फिर झारखंड में? तो बोलेंगे बिहार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही होगा। बिहार में क्या है, प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, न्यूनतम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। NEWP, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया, NFWP होता है ना, NFWP, ठीक है। NFWP का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना है, ठीक है, अन्नपूर्णा योजना है, मध्याह्न भोजन है, या फिर राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन कार्यक्रम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट होगा, राष्ट्र कार्य के बदले भोजन कार्यक्रम, यानी कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है। इस देखिए यहाँ पे एन है, एफ है, डब्ल्यू है और पी है, ठीक है। तो NFWP होता है, ठीक है। ये 2004 में आया था ये योजना, ठीक है, 2004 में ये योजना देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? अब देखिए खाद्य सुरक्षा लिखा हुआ है ना, खाद्य यानी खाने पीने की चीज, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा से क्या मतलब है? खाद्यान्न उपलब्धता, आवास उपलब्धता, कपड़ा उपलब्धता, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए खाद्य लिखा हुआ है तो खाद्य यानी खाद्यान्न से रिलेटेड होगा, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए ना, ऑप्शन नंबर का देखिए खाद्यान्न उपलब्धता। तो खाद्य सुरक्षा क्या है? तो खाद्यान्न उपलब्धता से मतलब इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 और सबसे आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ राशन कार्ड, ठीक है। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? 6, 4, 9 या फिर 3, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ 3 प्रकार के ये देखने को मिलता है, ठीक है। कौन कौन सा देखने को मिलता है?
ठीक है। एक तो भाई AAP होता है, ठीक है, AAP होता है, ठीक है। एक होता है BPL होता है, ठीक है, और एक होता है APL, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का जनरली देखने को मिलता है क्या, राशन कार्ड। चलिए, तो उम्मीद करता है आप लोगों का ज़्यादातर क्वेश्चन सही हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन क्या था, रिपीटेटिव था, कई बार आप लोगों को बताया जा चुका है। अगर आप लोगों ने पहले का वीडियोस देखे होंगे, आप लोग को ना सभी वीडियोस को देखना है, तभी अच्छा रहेगा ना। ऐसा नहीं कि भाई 1-2 वीडियो ही देख करके चल जाना, ऐसा नहीं हुआ ना। सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होता है, सभी को देखना है और पूरा देखना है ना। चलिए और हाँ, आप अब आप लोग है ना, नाइन्थ का तैयारी तो काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा होगा, और अभी आगे बहुत सारा तैयारी चलने वाला है, लाइव क्लास भी होने वाला है, उसका टेंशन नहीं लेना। लेकिन जब 10th में जाएंगे आप लोग, तो 10th के लिए आप लोग को आ चुका है ना, टॉपर बैच आ चुका है, आप लोगों को पता है। तो टॉपर बैच आप लोगों को जिनको लेना है ले सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ, हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को दे देता हूँ, ताकि आप लोग वहाँ से सभी कंफर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, ये तो पॉलिटेक्निक वाला है, आप लोग के लिए नहीं है ना। यहाँ पे देखिए, ये रहा हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग फोन कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ कुछ भी पूछना हो, है ना, छोटा से छोटा चीज़ भी, कोई भी कन्फ्यूजन आप लोग यहाँ से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और आप लोग के लिए जो बैच लॉन्च हुआ है, ये टॉपर्स बैच, ठीक है। टॉपर्स बैच इसलिए रखा गया है कि यहाँ से बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे टॉप करते हैं, इसलिए इसका नाम टॉपर्स बैच रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, ये हिंदी मीडियम के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, लाइव बैचेज मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, पैनल PDF, यानी कि यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा उसका PDF भी ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST सभी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। जिनको भी लेना है ले सकते हैं, और ऐप में भी क्लासेज वगैरह चल रही है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको ले सकते हैं, और बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से एग्जाम दीजिए। मैं मिलता आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।